आज की जो तारीख है वो बड़ी ख़ास है। उसकी दो वजह है। एक 31 अक्टूबर 1984, जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, आयरन लेडी भी जिन्हें कहते हैं, इंदिरा गांधी, उनका कत्ल हुआ था। दूसरा जो और भी अफसोसनाक था, इंदिरा गांधी की मौत के बाद दिल्ली में अगले 4 दिनों तक जो वायलेंस हुआ, जो जिसको हम एंटी सिख राइट्स कहते हैं, वो उन 4 दिनों में करीब, गैर सरकारी आंकड़े पे हम बात करें तो करीब 5,000 लोग मारे गए थे, जबकि सरकारी आंकड़े करीब 2700 बताते हैं। लेकिन वो 4 दिन दिल्ली के लिए बड़े अजीब थे। और मुझे याद है, मैं उस वक्त स्कूल में था और जिस जगह पे मेरा स्कूल था वो पुरानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास अजमेरी गेट एक जगह है। तो वहाँ पे उस स्कूल में भी छुट्टी कर दी गई थी और हम लोगों को पता चला कि स्कूल बंद है क्योंकि दिल्ली में इस तरह की हिंसा हो रही है। तब हम लोगों की इतनी समझ भी नहीं थी, लेकिन ये चीज़ें पता चल गई थी। तो हमारे स्कूल की भी छुट्टी थी और उस वक्त दिल्ली में वाकई ये हालत थी कि मतलब जो हमारे जितने सिख भाई हैं वो सब निकलते हुए भी डरते थे दिल्ली में, अगले 3-4 दिनों की जो हालत थी। तो आज दो चीज़ें, एक तो इंदिरा गांधी का कत्ल और उस कत्ल के बाद दिल्ली में जो दंगा हुआ, तो 2 पार्ट में ये कहानी है। इंदिरा गांधी के कत्ल से जुड़ी छोटी से छोटी चीज़ें क्या थी वो मैं आपको आज क्राइम तक में बताऊंगा। और इस कत्ल के बाद 31 अक्टूबर की शाम 6 बजे के बाद से क्या हुआ दिल्ली में, ये आप आज रात 11 बजे वारदात में देख सकते हैं। तो हमने इसलिए इसको 2 हिस्सों में किया कि इंदिरा गांधी के कत्ल की कहानी मैं आपको सुनाऊं और दिल्ली में उस कत्ल के बाद जो कुछ हुआ अगले 3-4 दिनों तक, 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक, वो आप रात 11 बजे वारदात में देख सकते हैं। और क्राइम तक में मैं वो कहानी फिर कभी ज़रूरत हुई तो आपको ज़रूर सुनाऊंगा। तो 84 मतलब 16 साल उधर, 18 साल इधर, 16, 10, 26 और 8, 34 साल हो गए इस हादसे को। 31 अक्टूबर यानी महीने का आखिरी दिन, आज की तारीख, और दिल्ली में 31 अक्टूबर तक मौसम बदल जाता है, बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है, हल्की हल्की ठंड होती है, गुनगुनी धूप होती है। आज भी वैसे ही मौसम है। तो और इसीलिए ये जो मैंने कोट पहना हुआ सिर्फ इसलिए नहीं पहना कि मुझे एंकरिंग करनी है या आपके सामने बैठना, बल्कि थोड़ा ऑफिस में भी एसी की वजह से ठंड ज़्यादा लगती है। तो आजकल ये गर्म कपड़े पहनने और कोट पहनने का सीज़न आ चुका है, शुरू हो चुका है। तो लोग भी देख रहा हूँ काफ़ी पहन रहे हैं आजकल। तो 31 अक्टूबर आखिरी महीने का दिन, और देश में बस 3 महीने के बाद आम चुनाव होना था और इंदिरा गांधी इस देश की 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बाकायदा चुनाव कैंपेन कर रही थी। राजीव गांधी उनके साथ कैंपेन में अलग अलग जगहों पे थे। तो एक दिन पहले ही 30 अक्टूबर की रात को इंदिरा गांधी उड़ीसा के दौरे से लौटी थी। 2 दिन तक वहाँ उड़ीसा में थी वो और चुनावी रैलियों, अलग अलग बहुत सारी रैलियाँ की थी उन्होंने, और वहाँ उन रैलियों में वोट मांग रही थी। और 30 अक्टूबर की दिल्ली लौटती हैं वापस। 31 अक्टूबर की सुबह होती है। आमतौर पे जो इंदिरा गांधी का रूटीन था वो ये था, उनका ये कहना था कि एक इंसान के लिए 4 घंटे की नींद बहुत होती है और 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। तो इंदिरा गांधी भी कहते हैं कि 4 घंटे ही सोया करती थी, और ये भी कहते हैं कि वो सुबह 4 बजे उठ जाया करती थी। मतलब 12 बजे रात सो जाती थी और 4 बजे सुबह उठ जाती थी। उठने के बाद वो योगा और एक्सरसाइज, इन पर बड़ा ध्यान रखती थी। तो ये सारी चीज़ें करती थी और इस मामले में बहुत पाबंद थी वो वक्त की। लेकिन 31 अक्टूबर की सुबह वो थोड़ा लेट उठी। शायद उसकी वजह ये थी कि चुनावी मौसम था, चुनावी रैली, थकान, एक के बाद एक ही दिन में 8-8, 10-10 रैलियाँ करना, ट्रैवल करना, फिर दिल्ली लौटकर वो थकी हुई थी। इसलिए 31 तारीख की सुबह वो थोड़ा आम रूटीन के मुकाबले लेट उठी। जो सरकारी निवास था प्राइम मिनिस्टर का उस वक्त 1984 में, तो एक सफदरजंग रोड के नाम से ये मशहूर है। एक सफदरजंग रोड में मैं गया हूँ वहाँ पे कई बार, ख़ासतौर पे इस डॉक्यूमेंट्री को भी बनाने के लिए इंदिरा गांधी की मौत पर। तो एक सफदरजंग रोड के अंदर 2 बंगले हैं।
एक बंगले का इस्तेमाल होता था कि लोगों से मुलाकात करने के लिए, एक बतौर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो लोग आते थे उनसे मिलने जुलने के लिए। जो दूसरा बंगला था वो उनका प्राइवेट रेजिडेंस था, घर जिसमें वो रहती थी, पर ये दोनों ही एक सफदरजंग रोड के अंदर में आता था। उस वक्त इंदिरा गांधी के साथ राजीव गांधी, उनके बेटे, बहू सोनिया गांधी और पोता और पोती राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दोनों छोटे थे। तो ये पूरी फैमिली 5 लोगों की ये एक सफदरजंग रोड पे रहा करते थे। 31 अक्टूबर की सुबह स्कूल खुला हुआ था, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों स्कूल के लिए तैयार होते हैं। हमेशा की तरह इंदिरा गांधी जब दिल्ली में होती हैं उनको वो प्यार करके स्कूल भेजती हैं, तो दोनों बच्चे राहुल और प्रियंका स्कूल के लिए चले जाते हैं। अब घर में सिर्फ सोनिया और इंदिरा गांधी थी। राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के दौरे पे गए हुए थे, वेस्ट बंगाल गए हुए थे, वो चुनावी रैली में ही, तो वो वहीं थे, उनको 1-2 दिन के बाद आना था। सुबह उसी दिन इंदिरा गांधी के ऊपर एक ब्रिटिश एक्टर कम जर्नलिस्ट, आप जो भी कहें, वो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था इंदिरा गांधी के ऊपर, और 2 दिन तक इंदिरा गांधी के साथ वो उड़ीसा में भी था जो जर्नलिस्ट था। तो ब्रिटिश था ये, और एक आयरिश टीवी के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, और उसके लिए जो पूरा फील्ड में तो सारा उसने कवर किया ही किया, लेकिन एक इंदिरा गांधी का अलग से 1 घंटे का इंटरव्यू करना था। तो पहले ये तय हुआ था कि आप इंदिरा गांधी के साथ ट्रैवल करेंगे, आप देखें उनकी रूटीन लाइफ क्या होती है, कैसे लोगों से मिलती जुलती हैं, चुनावी रैली कैसे करती हैं, और उसके बाद ये सब कुछ हो जाए तो उसके बाद एक घंटे का इंटरव्यू है, और उस इंटरव्यू के बाद वो डॉक्यूमेंट्री का एक हिस्सा था वो पूरा हो जाना था। तो बाकी सारी चीज़ें शूट हो चुकी थी, बस ये इंटरव्यू जो था वो 31 अक्टूबर की सुबह ठीक 9:30 बजे का टाइम फिक्स था। और जो वो ब्रिटिश पत्रकार थे या एक्टर भी आप कहें, होस्ट, पीटर उस्तिनोव, तो पीटर उस्तिनोव ऑलरेडी वहाँ पे थे, रात लौटे थे 1 दिन पहले, और 9:30 बजे इनका इंटरव्यू का टाइम फिक्स था। लेकिन इंटरव्यू होना था एक अकबर रोड पर। अब ये एक सफदरजंग रोड पे प्राइम मिनिस्टर का घर था, जो लोगों से मिलते थे, लेकिन जो ऑफिस था वो एक अकबर रोड हुआ करता, और इन दोनों के बीच में बिल्कुल दोनों एक साथ थे, सिर्फ एक गेट पार करना होता था, और एक गेट पार करने के बाद आप अकबर रोड पे आप पहुंच सकते थे। तो सुबह इंदिरा गांधी उठती हैं, अपना बाकी चीज़ें जो मीटिंग वीटिंग, नाश्ता, बच्चों के स्कूल, जो राहुल प्रियंका सब चले जाते हैं। 9:27 पर ये मेकअप करा कर चुके, इंटरव्यू के लिए ये था कि मेकअप करना है, तो ये अपने उसी एक सफदरजंग रोड में मेकअप करती हैं, इनका मेकअप होता है। तब तक इनके जो निजी सचिव थे, पर्सनल सेक्रेटरी R.K. धवन, उस ज़माने में बहुत ताकतवर, बहुत पॉपुलर, वो आ जाते हैं। इंदिरा गांधी का मेकअप पूरा होता है, और अब जो ब्रिटिश पत्रकार था पीटर उस्तिनोव, वो एक अकबर रोड पे उनका इंतज़ार कर रहे हैं दफ्तर में, जहाँ इंटरव्यू के लिए बाकायदा सेटअप था, कैमरा वैमरा सब लगा हुआ था। 9:27 पर इंदिरा गांधी अपने दफ्तर से, यानी एक सफदरजंग रोड से निकलती हैं। उनके साथ R.K. धवन थे, और साथ में इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स के कुछ जवान, जिनकी ड्यूटी थी प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए। तो उसके कुछ जवान इंदिरा गांधी के पीछे पीछे, और R.K. धवन इंदिरा गांधी से 1 कदम पीछे, और ये चलना शुरू करते हैं। उस दिन इंदिरा गांधी ने इंटरव्यू के लिए खासतौर पर एक नारंगी साड़ी चुनी थी, कैमरे के हिसाब से कैसा कलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो वो नारंगी साड़ी में R.K. धवन के साथ और ITBP के जो सुरक्षा गार्ड थे उसके साथ एक सफदरजंग रोड से अब एक अकबर रोड की तरफ बढ़ती हैं। सिर्फ एक गेट पार करना होता है, और उस गेट को पार करते ही वो एक अकबर रोड में दाखिल हो जाती, जहां उनका दफ्तर था, जहां पे इंटरव्यू तय होना था। उस दिन जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है जो उनके साथ चल रही थी, उसके अलावा इंदिरा गांधी के घर की जो सुरक्षा गार्ड होते थे, इंदिरा गांधी के अपने जो उनकी घर के अंदर भी निगरानी करते थे, उनकी हिफाजत करते थे। तो उस गेट पे, जिस गेट को पार करते ही ये अकबर रोड के अपने दफ्तर में दाखिल होती, उस गेट पे उस दिन 2 लोगों की ड्यूटी थी, एक बेअंत सिंह और दूसरा सतवंत सिंह।
दोनों सिख। अब इनकी कहानी ये है कि बेअंत सिंह इंदिरा गांधी के जितने भी सुरक्षा गार्ड थे, कहते हैं कि उनमें उनका सबसे फेवरेट गार्ड बेअंत सिंह हुआ करता था। बेअंत सिंह कई बार इंदिरा गांधी के साथ विदेशी दौरे पर भी गया और वो हमेशा साथ रहता था। जो दूसरा सतवंत सिंह था वो सिर्फ 5 महीने पहले आया था और 5 महीने से ही पीएम की सिक्योरिटी में था, लेकिन उसकी जो ड्यूटी थी वो पीएम हाउस के बाहर की तरफ थी। अंदर जहां पे घर है या दफ्तर है वहां पे नहीं, बल्कि बाहर की तरफ लेयर होती है सिक्योरिटी की, जबकि बेअंत सिंह की अंदर की तरफ थी बिल्कुल। 31 अक्टूबर की सुबह जिस सतवंत सिंह को बाहर ड्यूटी देनी थी, वो अचानक अपने जो भी रिपोर्टिंग बॉस है उसका, उससे बताता है कि उसको लूज मोशन हो रहा है, दस्त हो रहा है, और इसलिए बार बार वो बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ सकता। तो अगर उसे अंदर ड्यूटी दे दे तो उसे वॉशरूम तक जाने में आसानी होगी। तो इसमें किसी को कुछ शक होता नहीं और सतवंत सिंह को बाहर की बजाय अंदर ड्यूटी पे लगा दी जाती है। और उसी गेट पे उस अकबर जो रोड जिसमें दफ्तर था वहाँ जाने के लिए जो एक सफदरजंग से एक अकबर रोड के बीच की जो एक लौता एक गेट है, उस गेट के ऊपर तो अब 2 लोगों की ड्यूटी थी, एक बेअंत सिंह की, एक सतवंत सिंह की। बेअंत सिंह 10 साल पुराना वफादार, यहाँ तक कि 5 महीने पहले जब 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में, स्वर्ण मंदिर में, उसके बाद जो हमारी खुफिया एजेंसी है रॉ, उसने ये एक रिपोर्ट दी थी कि इंदिरा गांधी की जो पर्सनल सिक्योरिटी है या उनके आसपास जो भी सुरक्षा घेरा है उसमें से जितने भी सिख हैं उनको हटा दिया जाए, क्योंकि हो सकता है वो गोल्डन टेम्पल का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक रिपोर्ट आई थी और रॉ ने इस रिपोर्ट को पीएमओ को भेजा और पीएमओ को भेजने के बाद हुआ ये था कि बेअंत सिंह को बाकायदा पीएम की सिक्योरिटी से हटा भी दिया गया था और उसका ट्रांसफ़र का लेटर आ गया। बट कहते हैं बेअंत सिंह ने यह बात डायरेक्ट इंदिरा गांधी को बताई कि मैडम मेरा ऐसे से ट्रांसफ़र हो गया और मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ। इंदिरा गांधी ने आर.के. धवन से कहा और इंदिरा गांधी और आर.के. धवन के कहने पे उसका ट्रांसफ़र रोक लिया गया और उसको पीएम हाउस से बाहर नहीं जाने दिया गया, बल्कि इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, ये पीएम हाउस में ही रहेगा। और उन्होंने कहा कि मुझे, बल्कि कहते हैं कि इंदिरा गांधी को बहुत गुस्सा भी आया था कि आप इस तरह से कैसे हटा सकते हैं सिर्फ सिख होने की वजह से, और ये सारे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बेअंत सिंह को वो ख़ास प्यार भी करती थी क्योंकि 10 साल से वो उनके साथ था। तो अब ये इंदिरा गांधी करीब 9:28 आर.के. धवन एक कदम पीछे, आईटीबीपी के पुलिस के जवान साथ में पीछे वो भी, ये जैसे ही अकबर रोड पे दफ्तर में जाने के लिए उस गेट के पास पहुंचती हैं तो वहाँ पे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों मौजूद। रूटीन ये था कि जब भी बेअंत सिंह इंदिरा गांधी को देखता था तो वो नमस्ते बोलता था और इंदिरा गांधी को भी ये बात पता थी। तो जब ये गेट पे पहुँचती हैं तो दूर से ही कुछ कदम की दूरी पे ही इन दोनों की नज़रें मिलती हैं। तो इंदिरा गांधी को मालूम था कि अब ये नमस्ते करेगा, तो इंदिरा गांधी भी हमेशा हाथ जोड़ के उसके नमस्ते का जवाब देती थी। तो जैसे ही वो उसके और करीब गई उसने फिर उसी तरीके से नमस्ते कहा। इंदिरा गांधी ने नमस्ते जवाब दिया और कहते हैं कि ये उनके मुंह से निकला हुआ आखिरी शब्द था, नमस्ते। इसके बाद अचानक जो सतवंत सिंह है वो पीछे खड़ा था और बेअंत सिंह जो है पहले नमस्ते करता है। नमस्ते करने के फौरन बाद अचानक बेअंत सिंह अपने .38 बोर का पिस्टल निकालता है और एक साथ एक एक कर 3 फायर कर देता है बिल्कुल करीब से, और ये तीनों गोली इंदिरा गांधी को लगती है। और कहते हैं कि ये जो फायर किया था इसने, ये गोली सीने में और पेट के पास लगती है। 3 गोली लगते ही अचानक इंदिरा गांधी जमीन पे घास पे गिर पड़ती हैं। अब इससे पहले कि पीछे चल रहे आर.के. धवन या आईटीबीपी वाले को कुछ समझ में आता, क्योंकि ये पलक झपकते हुआ जैसे ही इंदिरा गांधी घास पे गिरती हैं तब तक बराबर में खड़ा हुआ कुछ दूरी पे बेअंत सिंह से सतवंत सिंह, वो स्टेन गन जो उसके हाथ में था सुरक्षा के लिए इंदिरा गांधी की, स्टेन गन को का जो मुंह है वो घास पे गिरी इंदिरा गांधी की तरफ वो घुमाता है और बस्ट कर देता है। स्टेन गन की मैगजीन में कुल 27 गोलियां थी और वो 27 की 27 गोलियां इंदिरा गांधी के जिस्म में। जब तक मैगजीन खाली नहीं होता वो फायर करता रहता है और इसके बाद
जैसे ही वो उसको पता है कि अब मैगजीन खाली हो गया, स्टेन गन नीचे फेंकता और अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लेता। तब तक बेअन सिंह ने भी जो 3 गोली मारी .38 बोर के अपने पिस्टल से, वो गोली मारते ही वो अपने पिस्टल भी नीचे फेंकता और वो भी अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेता है। कहते हैं कि ये पहले से प्लान था कि आपको गोली चलाते ही आप अपने हाथ ऊपर कर लो ताकि लगे सरेंडर कर रहे हैं, वरना जवाबी फायर में मारे जाओगे। तो अब इधर जब तक इन लोगों को कुछ समझ में आए, आईटीबीपी के वो भागते हैं जवान, और उसके बाद ये दोनों ऑलरेडी हाथ उठा चुके थे और सब कुछ सेकंड में हुआ, दोनों को अपने काबू में कर लेते हैं। इंदिरा गांधी जमीन पर लगभग करहा रही हैं और खून बेतहाशा बह रहा है। इस बीच में गोलियों की आवाज़ सुनकर, शोर सुनकर, उस वक्त जो सोनिया गांधी थी वो बाथरूम में थी, और जब उन्हें ये फायरिंग, चूंकि लगभग 30 राउंड गोलियां चली, और तब गोलियां चलने के बाद जो बाकी के पीएम हाउस में जो गार्ड थे वो सब भी अलर्ट हो गए, वो सब भी भागते हैं इस गेट की तरफ, जो गेट अकबर रोड का जो दफ्तर था इंदिरा गांधी का, और ये जो घर सफदरजंग, इन दोनों को जो बांटता था। तो सारे उस तरफ भागते हैं। इंदिरा गांधी को भी गोली की आवाज़ सुनकर कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो गाउन में ही अपने बाथरूम से निकलकर भागती हैं, और तब तक उनको कुछ गार्ड बताता है कि ऐसे ऐसे मैडम को गोली लग गई है, और वो वहाँ पे भाग के पहुँचती हैं। इंदिरा गांधी ज़मीन पर पड़ी थी, आर के धवन वहाँ पे, और दोनों चीख चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद खैर तब तक बाकी लोग आते हैं और फौरन इंदिरा गांधी को गाड़ी में डालकर एम्स ले जाया जाता है। इस बीच जो बाकी के गार्ड थे आईटीबीपी और पीएम की सुरक्षा में लगे हुए, वो बेअन सिंह और सतवंत सिंह को पकड़कर उसी सफदरजंग रोड पे जो पीएम हाउस था, वहाँ पे एक गार्ड हाउस है जहाँ पे गार्ड या तो रेस्ट करते थे या शिफ्ट चेंज होता था तो वहाँ आकर बदलते थे, और बाकायदा पूरा वो एक गार्ड हाउस ही था। तो वहाँ पे उन दोनों को ले जाते हैं। तो जैसे ही ये गार्ड हाउस में दोनों पहुँचते हैं तो कहते हैं कि बेअन सिंह ने अचानक एक आईटीबीपी के जवान पे झपट्टा मारा और उसका स्टेन गन छीनने की कोशिश की। इस बीच में सतवंत सिंह ने भी अचानक अपनी पगड़ी के अंदर एक चाकू छुपा के रखा था, वो पगड़ी के अंदर से चाकू निकाल लेता है। तो इधर स्टेन गन छीनना और उधर चाकू निकालना, तो जवाब में फिर आईटीबीपी के जवान गोलियां चला देते हैं। इस गोलीबारी में बेअन सिंह की मौत हो जाती है मौके पर ही, जबकि सतवंत सिंह घायल हो जाता है, उसको भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर हाँ, जब ये बेअन सिंह ने जब गोली मारी थी पहली 3, उसके बाद गोली मारने के बाद वो अपने पिस्टल को नीचे फेंक के दोनों हाथ ऊपर उठाता है, और आईटीबीपी के लोगों से जो उसको चारों तरफ से उस वक्त तब तक घेर रहे हैं, तो वो सिर्फ यही कहता है कि मैंने जो करना था कर दिया, अब तुम लोगों को जो करना है वो करो। ये उसकी लाइन थे आखिरी। खैर उसके बाद इधर इंदिरा गांधी जो बुरी तरह जख्मी, उनको आर के धवन, सोनिया गांधी गाड़ी में बैठती हैं और इंदिरा गांधी का सर सोनिया गांधी के पैर पे, और वो पूरे रास्ते उनको एक तरह से गोद में ही गाड़ी के अंदर बैठकर, और ये एम्स ले जाया जाता है। चूंकि 30 गोली लग चुकी थी, खून लगातार बह रहा था, और एम्स हालांकि वहाँ से ज़्यादा दूरी पे नहीं था। ये करीब 9:28 पे ये वाक़या हुआ जो गोली चली है, और 9:30-31 के आसपास अगले 2 मिनट में ही गाड़ी में डालकर इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया जाता है, और 9:38 पे इंदिरा गांधी एम्स पहुँच जाती हैं। एक सफदरजंग से बहुत ज़्यादा दूर एम्स है नहीं, तो 9:38 पे एम्स में इंदिरा गांधी को ले जाया जाता है, जहाँ सीधे 8वीं मंजिल पे, 8th फ्लोर पे। अच्छा, इस बीच में पीएम हाउस से बाकायदा इन्फॉर्म कर दिया गया था एम्स को कि इस तरह से चीज़ें हुई, तो एम्स में भी उधर हंगामा मच गया, फ़ौरन सारी तैयारियां शुरू हो गई, अलर्ट पे बिल्कुल। और 9:38 पे इंदिरा गांधी जैसे ही पहुँचती है तो उन्हें सीधे 8th फ्लोर पर ले जाया जाता है, जहाँ ऑपरेशन थिएटर में सारी तैयारी पहले से कर ली गई थी। इस बीच में जो भी 5-8 मिनट था, और इसके बाद बाकायदा एक 12 डॉक्टरों की टीम इंदिरा गांधी को बचाने में जुट जाती है। तब तक ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी बिल्कुल बेसुध हो चुकी थी, बेहोश थी। जब ऑपरेशन थिएटर पे उनको टेबल पे लिटाया जाता है तो एक गोली कहते हैं उनके सीधे दिल में लगी थी, तो दिल और उनके बाकी कई पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया गया था, तो उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा गया था। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखने के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन की पूरी तैयारी की, और करीब 7 गोलियां डॉक्टर निकाल चुके थे, लेकिन 23 गोली अब भी उनके जिस्म में थी।
डॉक्टरों की कोशिश जारी थी। इस बीच राजीव गांधी जो पश्चिम बंगाल में थे उनको खबर कर दी गई कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ। राजीव गांधी ने पलट के फ़ोन किया, एम्स के डॉक्टरों से बातचीत की, सोनिया गांधी से बातचीत की, और वो भी फिर वहाँ से बोले कि मैं निकल रहा हूँ। दूसरा, तब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे हमारे ज्ञानी जैल सिंह, वो भी देश में नहीं थे, वो बाहर थे, उनको खबर की गई, वो भी अपना दौरा छोड़कर वापसी के लिए तैयार हो गए। और इस बीच डॉक्टर लगातार ऑपरेशन कर रहे थे। करीब 88 बोतल ब्लड, खून चढ़ाया गया इंदिरा गांधी को, 7 गोलियां निकाली गईं, लेकिन 30 गोली अब भी उनके जिस्म के अंदर। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके तमाम जो अहम अंग हैं सारे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। इन तमाम कोशिश के बीच करीब दोपहर 1 बज जाता है। 9:28 पर लाया गया था, ऑपरेशन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक चीज़ जो आर के धवन ने यहाँ बाकी अपने कैबिनेट और जो मंत्रियों तमाम लोगों से बात करके कि वो ये कि ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये थी कि इससे बहुत बड़ा देश में दंगा हो सकता है, जिसका डर था, जो आगे चलकर सच भी हुआ। तो ये खबर, और ख़ास तौर पर इंदिरा गांधी की तबीयत को लेकर कोई चीज़ हॉस्पिटल से लीक ना हो, बहुत इसको गुप्त रखा जाए। तो बहुत सारे लोगों को कुछ देर तक तो पता भी नहीं था कि एम्स में, यहाँ तक कि एम्स को जब अलर्ट किया गया तो 1-2 लोगों के अलावा एम्स में भी किसी को पता नहीं था कि इंदिरा गांधी को गोली लगी है, सिर्फ इसलिए कि बात लीक ना हो। उसके बाद करीब 1 बजे दोपहर की बात है ये, डॉक्टरों ने जब 12 डॉक्टरों की टीम ने पूरा ऑपरेशन कर लिया, 1 बजे उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए। चूँकि सारे, एक गोली जो दिल में लगी थी, पेट में लगी, पेट के नीचे, तो उसके बाद बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे सिर्फ रखा जा सकता था, लेकिन डॉक्टरों को लग गया कि अब कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। इधर ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनिया गांधी लगातार रो रही हैं, उनके साथ आर के धवन। फिर धीरे धीरे ये बात दोपहर होते होते, चूँकि बाकी मंत्रियों को भी बताना था, वो एम्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और दोपहर तक एम्स में भीड़ का एक जमावड़ा हो जाता है। इसके बाद करीब 1 बजे के आसपास डॉक्टर जो है वो सबसे पहले आकर सोनिया गांधी को बताते हैं कि ऑपरेशन से कुछ फ़ायदा नहीं है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे हैं, लेकिन बाकी अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो कहते हैं कि सोनिया गांधी बेतहाशा रो रही थी, आर के धवन और बाकी जो तब तक लोग पहुंचे थे वो दिलासा दे रहे थे। इस बीच क्या हुआ कि करीब 1:45 बजे एक न्यूज़ एजेंसी ने यह खबर ब्रेक कर दी कि इंदिरा गांधी की मौत हो गई। तो पहली बार 1:45 बजे एक न्यूज़ एजेंसी ने खबर की, तो उससे देश को पता चला दोपहर को 31 अक्टूबर की 1:45 बजे। और इसका इत्तेफाक देखिए कि जो इंदिरा गांधी की डेथ सर्टिफिकेट जो एम्स ने जारी किया, उस पर जो मौत का वक्त है वो भी दोपहर 1:45 ही है। तो 1:45 पे किया गया, हालांकि सरकार की तरफ से ये था कि ये खबर लीक नहीं होगी और इस तरह से बताएंगे भी नहीं अभी, जब तक कि एक तो राजीव गांधी ने पहुंच जाए, दूसरा ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति ने पहुंच जाए। तो खैर 1:45 पे एक न्यूज़ एजेंसी खबर ब्रेक करती है, उसके बाद लोगों को धीरे धीरे पता चलता है। करीब 2-3 बजे इसके फ़ौरन बाद ही राजीव गांधी सीधे कोलकाता से दिल्ली पहुंचते हैं, एयरपोर्ट से वो एम्स पहुंचते हैं। एम्स जाने के बाद उन्हें सारे हालात के बारे में बताया जाता है। उनके बताने के बाद फिर तब तक शाम होते होते ज्ञानी जैल सिंह पहुंच गए, राष्ट्रपति, और वो अपनी गाड़ी से एम्स पहुंचते हैं। जब ज्ञानी जैल सिंह एम्स अपनी गाड़ी से पहुंच रहे थे तो उनके जो कारवां था, गाड़ियों का काफिला था, वो जब एम्स में दाखिल हो रहा था, ज्ञानी जैल सिंह के उस कारवां के साथ एक जो चीज़ हुई, उसने बता दिया था कि अब अगले कुछ घंटों में या अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। जैसे ही जैल सिंह को देखा, और ये चूँकि ये बात फैल गई थी कि इंदिरा गांधी को गार्ड ने गोली मारी, उसका नाम सतवंत सिंह है, उसका नाम बेअंत सिंह है, तो ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कार पे पथराव हो गया, उनके कार के शीशे टूट गए और नारे लगे। अब जाहिर सी बात है ज्ञानी जैल सिंह भी एक सिख थे, तो इससे ये एक अचानक एक ख़तरा पैदा हो गया, एक अजीब सी चीज़
कि अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ ये हो रहा है तो फिर हिंदुस्तान में बाकी सिखों के साथ कहीं कुछ ना हो जाए। ये पहला खतरा और ये पहली निशानी वहीं से मिली थी जब ज्ञानी ज़ैल सिंह एम्स पहुँच रहे थे। खैर ज्ञानी ज़ैल सिंह एम्स पहुँचते हैं, राजीव गांधी पहुँच चुके थे। उसके बाद शाम ठीक 6 बजे डिसाइड होता है कि अब देश को ऑफिशियली बता दिया जाए। तो शाम के ठीक 6 बजे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पहली बार ऐलान करते हैं कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट शाम को 6 बजे होता है दूरदर्शन पर और ऑल इंडिया रेडियो पर। अब इसके साथ ही सरकार को भी पता था, बाकी भी पता था कि इसका रिएक्शन क्या होगा। इधर खबर लोगों तक पहुंचती है और शाम 6 बजे से ही दिल्ली में ज़बरदस्त तनाव और शाम से ही दंगा शुरू हो जाता है। और उसके बाद ये दंगा अगले 3 नवंबर तक, मतलब 3 दिन तक कंटिन्यू चलता है, जब तक दिल्ली पुलिस, हालांकि दिल्ली पुलिस पे भी इल्ज़ाम लगे कि उसने दंगाइयों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। सेना को बुलाने में भी इल्ज़ाम लगे कि सेना को बुलाने में वक्त लगा। और 3 दिन तक दिल्ली में अजीब सा एक हिंसा का नंगा नाच हुआ। करीब 5000 सिख मारे गए। आज भी दिल्ली में एक ऐसी कॉलोनी है जो विधवा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, चूँकि उस पूरी कॉलोनी के तमाम सिखों को मारा गया और बड़ी बेरहमी से मारा गया। खैर वो पूरी एक अपनी आप में एक दर्द भरी कहानी है जो इंदिरा गांधी की मौत के बाद जो हुआ था। वो मैंने शुरू में भी कहा था कि उस कहानी को आपको जानना है तो आप 11 बजे आज वारदात देखिएगा, और या फिर मैं किसी दिन सुनाऊंगा, बट आज मैं उसको इसमें शामिल नहीं करना चाह रहा था। तो 3 दिन के बाद खैर जब आर्मी दिल्ली को अपने कंट्रोल में लेती है, उसके बाद ये मामला शांत होता है, लेकिन तब तक इतनी सारे मौतें हो चुकी थी। बाद में फिर जब ये, चूँकि बेअंत सिंह तो स्पॉट पे ही मारा गया, सतवंत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, और सतवंत सिंह की गिरफ्तारी के वक्त ही फिर पता चलता है कि इस मामले में एक और शख्स शामिल, उसका नाम है केहर सिंह, जो इस पूरी साजिश में था और वो भी इन्वॉल्व था। तो फिर इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और 84 का मामला था, करीब 5 साल तक मुकदमा चलता है। 1989 6 जनवरी, पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मर्सी पिटिशन रिजेक्ट करती है। 6 जनवरी 1989 को सतवंत सिंह और केहर सिंह को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। और फांसी के बाद उन दोनों का संस्कार, अंतिम संस्कार भी, चूँकि इससे बाकी चीज़ें भावना ना भड़के या और कुछ ना हो, माहौल ख़राब ना हो, तो तिहाड़ जेल के अंदर ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब इसमें कई और चीज़ें थी कि इंदिरा गांधी हमेशा, चूँकि 5 महीने पहले ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, तो उन्हें बाकायदा, जैसे जिस तरीके से कहा गया था कि आप अपने आसपास सिख गार्ड ना रखें, लेकिन इंदिरा गांधी ने विरोध किया। यहाँ तक कि बेअंत सिंह को रॉ के कहने पे ट्रांसफ़र आ गया था कि आप कहीं और जाएंगे, बट इंदिरा गांधी ने उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि जब तक, बल्कि एक किस्सा उसमें ये भी था कि इस हादसे से 2 महीने पहले ही एक सफदरजंग रोड पे कोई मेहमान आया था वहाँ पे, तो उसने इंदिरा गांधी से कहा था, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह और इन लोगों को देखकर, कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आपकी जान को बहुत खतरा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके सिक्योरिटी गार्ड में अभी भी सिख हैं। तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी उस वक्त चलते चलते अचानक बेअंत सिंह के कंधे पे हाथ रखकर ये बोल कर गई थी उस मेहमान को कि जब तक ऐसे सिख मेरे साथ हैं तब तक मेरा कुछ नहीं होगा। तो ये उनका भरोसा था और उसी बेअंत सिंह को रोका भी गया था। लेकिन कहते हैं कि बेअंत सिंह, सतवंत सिंह और केहर सिंह के मन में जो स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, सेना भेजने का फैसला इंदिरा गांधी का, उसको लेके उनको उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी और उसका वो बदला लेना चाहता था, और इसीलिए इंदिरा गांधी को की हत्या की। तो ये थी पूरी कहानी इंदिरा गांधी के कत्ल की। आज 31 अक्टूबर है, ठीक 34 साल हो गए इस वाक़े को। लेकिन इंदिरा गांधी की मौत की कहानी जब जब सुनी और सुनाई जाएगी, इसके साथ एक जो दूसरा काला दाग है वो भी हमेशा सुनी और सुनाई जाएगी, और वो है इस मौत के बाद जो जिस तरीके के दंगे हुए और उसमें बेगुनाह और मासूम तमाम सिख मारे गए, तो वो भी एक अलग पहलू था। तो ये कहानी थी। इसके मैंने कोशिश की जो भी फैक्ट्स के साथ थे आपको सुनाऊं और आपको बताऊं। इससे जुड़े हुए कुछ सवाल मैं आपका ज़रूर लूँगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा, चूँकि
आप लोगों का इतना प्यार है कि मैं इन चीज़ों को टाल ही नहीं सकता हूँ, जो मेरे हाथ में पेपर है नोट करके लाना पड़ता है। एक बड़ा अच्छा लगा मुझे, विक्रम शर्मा है ये, कई बार इनका मैंने जिक्र किया। आप ये लंदन में है और 9 बजे जब यहाँ बजता है तो वो कहते हैं कि वहाँ 3:30 बजता है दोपहर का। तो ये अपने पूरी एक टीम के साथ, पूरा इनके एक दोस्तों का एक गैंग है, ग्रुप है या कुलीग हैं, शायद डिटेल में नहीं बताया, लेकिन उनके साथ ये क्राइम तक की कहानी सुनते हैं। और उनका कहना है कि पहले वो उनके साथ 284 लोग 284 लोग एक साथ देखते थे। ये अपने लैपटॉप को प्लाज्मा से जोड़ देते हैं और उस प्लाज्मा के ज़रिए, हो सकता है इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ तब भी ये कहानी सुन रहे हो। थैंक यू विक्रम शर्मा साहब। तो पहले 284 लोग इनके साथ ये एक साथ कहानी सुनते थे डेली, अभी ये 391 हो गई है तादाद बढ़कर फिगर। तो बहुत बहुत थैंक यू विक्रम साहब, आप और आपकी पूरी टीम का इस प्यार के लिए, क्राइम तक के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। बस इसी तरह आप लोग देखते रहें और हौसला बढ़ाते रहें और हमें अपनी कमियां भी बताते रहें। एक अली लुहार हैं, ये गुजरात से हैं और ये सिर्फ कहानी सुनते हैं, देख नहीं पाते हैं, इनकी आँखों की दिक्कत है। इनकी शिकायत थी कि हम लोग इनके बारे में जिक्र नहीं करते। मैं इसीलिए आज इनका मैंने नाम लिया, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत है और अली साहब आप सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। उसी तरह से एक ज्योति सेठी है, इनकी शिकायत, बल्कि शिकायत नहीं सिफारिश थी कि या गुजारिश कहिए, संदीप सिंह जिनके ऊपर अभी एक फिल्म भी बनी है सूरमा हॉकी प्लेयर, उसकी कहानी सुनना चाहती हैं, जिनको एक एक्सीडेंटली गोली लग गई थी। तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा ज्योति जी आपको। कुमार रावत हैं, ये आईबी और रॉ के बारे में एक चीज़, ये मैंने इनको अभी बताया था कुछ किस्सा की, आप लोगों को सुनाया भी था कि आईबी जो होती है वो सिर्फ इंडियन बॉर्डर के अंदर काम करती है और रॉ जो होती है भारतीय सीमा के बाहर करती है। बट इनका कहना था कि एक फिल्म आई थी अभी आलिया भट्ट की, शायद राजी जी, मैंने देखी है वो फिल्म, बहुत अच्छी थी। उसमें यह है कि आलिया भट्ट को आईबी वाले पाकिस्तान भेजते हैं, और तो इसका मतलब है कि आईबी इंडिया के बॉर्डर के बाहर भी काम करती है। इस फिल्म का एग्जैक्ट मुझे वो नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है रावत साहब, आईबी के लोग सिर्फ भारतीय सीमा के अंदर ही उनका अधिकार क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, इसके बाहर रॉ का है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा ऑपरेशन है कि आईबी वालों को वहाँ पे भेजना है बाहर बॉर्डर, तो वो वहाँ पे ये है कि रॉ और बाकी एजेंसियों की मदद से वो भेज सकते हैं, लेकिन उनका जो मेन काम है वो बॉर्डर के अंदर है और रॉ का बॉर्डर के बाहर है। ये बड़ी लकीर खिंची हुई है। इसके अलावा हाँ, विक्रम शर्मा जी कह रहे हैं सर आज 424 लोग, लीजिए विक्रम शर्मा साहब का वो आ भी गया कि आज 424 लोग देख रहे हैं, 391 इन्होंने कहा था, 424। चलिए अच्छा है, 4 ज़्यादा है, वरना 420 हो जाता विक्रम साहब। मजाक कर रहा हूँ, बट थैंक यू वेरी मच आप लोगों के इस प्यार के लिए। इसके अलावा अपूर्व जैन हैं, शिवम धर द्विवेदी हैं, अनिल कुमार हैं, ये लखनऊ से ददवा की कहानी सुनना चाहते हैं, फैज़ान खान हैं, विवेक सिंह हैं, ये टोरंटो से हैं और मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, शिवांगी श्रीवास्तव व्यापम, इन्होंने कहा कि व्यापम बड़ा मतलब थोड़ा ख़तरनाक स्टोरी है, इसलिए कि आप शायद नहीं सुनाते। ऐसा नहीं है शिवांगी, मैं बिल्कुल व्यापम में, चूँकि हम लोग इससे जुड़े हुए भी हैं, हमारे एक कुलीग की मौत भी हुई थी, लेकिन उसको व्यापम से कितना जोड़ के मैं देखूं या ना देखूं, ये मैं आपको कहानी में बताऊंगा और ज़रूर जल्दी सुनाऊंगा आपको। सिराजुद्दीन इस्माइल हैं, ये नॉर्थ कैरोलिना यूएसए से हैं और इन्होंने ये कहा है कि जब ओसामा को अमेरिका मार सकता है तो हम दाऊद को जाके पाकिस्तान में, जबकि हमें पता है एड्रेस से, क्यों नहीं हम ऐसा ऑपरेशन करते हैं। मैंने पहले भी इसका जवाब दिया, कई बार हमने कोशिश की है चुपचाप खामोशी से, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन क्या पता आगे ऐसा हो। हरमनजोत सिंह हैं, ये इंस्पिरेशनल स्टोरी मंडेला या मोहम्मद अली जो बॉक्सर हैं, इन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं कैलिफोर्निया से। नवदीप संधू हैं न्यूयॉर्क से। इसके अलावा नीरज कुमार, सानियान डिंडिगाला हैं, नाम इनका अच्छा है, एक आशीष रघुवंशी हैं, विष्णु जाट हैं, दिग्विजय सिंह पठानिया हैं। दिग्विजय सिंह पठानिया जी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये आर्मी में, और इनके फादर भी आर्मी में थे, रिटायर हुए, और ये बहुत ही क्राइम तक की कहानियाँ सुनते हैं और ये चाहते हैं कि हम आर्मी से रिलेटेड स्टोरी सुनाएं, जिसमें हमारे वीर जवानों की कहानियाँ हों, ऐसे कुछ ऑपरेशन हों। जैसे इन्होंने कहा बुरहान वानी से भी आप इसको जोड़ के सुना सकते हैं। तो दिग्विजय सिंह पठानिया साहब, मैं बिल्कुल जल्दी आपको, ऐसी बहुत सारी कहानी और हैं, और मैंने भी कश्मीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कवर की थी, तो सुनाने के लिए काफ़ी कुछ है, और मैं ज़रूर ऐसी आपको
आर्मी से और उनकी बहादुरी से जुड़े हुए किस्से और कुछ ऑपरेशन खास तौर पर वो मैं आपको सुनाऊंगा। सुशांत धर हैं, इसके अलावा आशीष श्रीवास्तव हैं, प्रशांत देव हैं, अर्जुन यादव हैं, मोनू कुमार हैं, जावेद अहमद हैं, विनीता सिंह हैं और वैभव ए जंडे हैं। इन तमाम लोगों ने भी अलग अलग कहानियां बताई और क्राइम तक के बारे में कहा। आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया। अब दीपक बताओ। शशि भूषण जी पूछ रहे हैं कि क्या इंदिरा गांधी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती थी? शशि भूषण पूछ रहे हैं कि क्या इंदिरा गांधी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट आई और उनको थ्रेट ज़्यादा था तो इंदिरा गांधी हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहना करती थी। सर आनंद कुमार सैनी जी पूछ रहे हैं, सर खालिस्तान आंदोलन की आग की चिंगारी अभी कहीं ना कहीं तो है, किस स्तर पर है और अभी भी जिंदा प्रतीत होती है? तो आनंद कुमार, हाँ, तो क्या निकट भविष्य? आनंद कुमार का कहना है कि खालिस्तान की जो वो थी वो अभी भी कहीं ना कहीं है। ऐसा नहीं है, अब बहुत हद तक ये सारी चीज़ें शांत हो गई हैं, लेकिन हाँ बीच बीच में ऐसी कुछ खबरें, ऐसी रिपोर्ट आती रहती हैं। लेकिन फ़िलहाल खालिस्तान, पंजाब, ये तमाम चीज़ें शांत हैं और बस दुआ यही कि सब शांति रहे हर जगह। सर ऋषभ जी का सवाल है कि सर इंडियन हिस्ट्री में जर्नलिज्म की नया रूप देने वाला कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जो आप मानते हैं? ऋषभ का सवाल है कि इंडियन हिस्ट्री में जर्नलिज्म का ऐसा कौन सा कोई नया रूप है जो नया बदलाव के दौर पे लेके आया हो, कोई ऐसा इंसिडेंट्स? मुझे लगता है कि कुछ स्टिंग ऑपरेशन बड़े बड़े हुए हैं जिन्होंने काफ़ी बदलाव लाए हैं। शुरुआत के जो बड़े स्टिंग ऑपरेशन थे जिसमें कई चीज़ें, जैसे पार्लियामेंट में पैसे लेकर सवाल पूछना हो या फिर स्पोर्ट्स के मैदान में हो, हॉकी को लेकर हुआ था, तो ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने थोड़ा तब्दीली लाई, परिवर्तन लाया। सर एक्सक्लूसिव टीवी नाम की आईडी है, उनका नाम है कपिल और जयपुर से हैं, जो बहुत बड़े फैन हैं और कई बार कह रहे हैं कि उनके बार नाम ले लें। कपिल जयपुर से हैं, एक्सक्लूसिव टीवी के नाम पे इनका आईडी है और थैंक यू वेरी मच कपिल साहब, आपकी तारीफ़ के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। तो आप हमेशा अच्छे रहें। सर कईयों का सवाल है कि ब्लू स्टार ऑपरेशन किस हद तक सही था? ये एक सवाल है आप में से बहुत सारे लोगों का कि, और मुझे मालूम था कि ये सवाल ज़रूर आएगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस हद तक सही था। मैंने इसलिए कहा कि आज जो मैंने आपको कहानी सुनाई है इसके 3 पार्ट्स हैं अलग अलग। एक ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो इसलिए क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी की मौत की वजह बनी, और उसके बाद एंटी सिख राइट जो इंदिरा गांधी के कत्ल की वजह बनी। तो ये तीनों अलग अलग पार्ट हैं। आज मैंने आपको ये सुना है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। मेरी अपनी राय की किस हद तक सही और गलत है वो शायद इतना मायने नहीं रखता, लेकिन वो पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार था क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, पूरी प्लानिंग क्या थी, ये मैं आपको कोशिश करूंगा कि जल्दी ही सुनाऊं और डिटेल में सुनाऊं। सर कई बार कहना है कि आपने किसी सिख के जो राइट के विक्टिम थे उनकी इंटरव्यू किए हैं आपने? कई का है कि जो विक्टिम थे आपने उनका इंटरव्यू किया है, जो मारे गए। आप यकीन मानिए मैंने इस पे जो शो बनाया था और आज जो 11 बजे आप रात को वारदात में देखेंगे, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, बात की, इंटरव्यू किया। उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, उनके जानने वाले हैं। जब मैं बात कर रहा था, इंटरव्यू कर रहा था या फिर मैं ऑफिस आकर स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मैं कई बार रोया, और उसकी वजह ये थी कि जो कहानियाँ थी और जिस तरीके से वो बयान कर रहे थे और सुना रहे थे, वो सुन के मतलब कलेजा फट जाए। जो कुछ हुआ था, मतलब हम लोगों के लिए कहना, मेरे लिए कहना, आपके लिए सुनना शायद ये बहुत ज़्यादा आसान होगा, लेकिन जिसने झेला है और जिसने मौत को आंखों के सामने देखा, किस्तों में तड़पते हुए एक एक अपने लोगों को मरते हुए देखा, जलते हुए देखा, आबरू लुटते हुए देखा, कटते हुए देखा, तो ऐसी कई कहानियाँ थी जिसको मैं खुद रो पड़ा था। तो ये जो सवाल है कि मैंने उन लोगों से बात की या इंटरव्यू किया, मैंने बहुत सारे लोगों का किया और उसकी कुछ झलक आपको 11 बजे आज वारदात में देखने को मिल सकती है। सर यूसुफ जफर जी हैं, सर क्या किसी का खून करना रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में आता है या उनको फांसी होनी चाहिए? जब तंदूर केस में फांसी नहीं हुई थी, तंदूर केस में फांसी क्यों नहीं? यूसुफ जफर साहब है कि क्या मर्डर रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आता है, ये मैंने कल इसका पूरा डिटेल में जवाब दिया है और ये भी बताया था कि तंदूर केस में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो मर्डर था वो नॉर्मल हालात में हुए थे, उसके बाद लाश को छुपाने का जो तरीका था वो थोड़ा एबनॉर्मल था, तो इसलिए मैंने इसका कल डिटेल में जवाब दिया। सर आदित्य पांडे पूछ रहे हैं, सर इंदिरा गांधी की हत्या क्या इंडिया की सिक्योरिटी पे सवाल नहीं खड़ा करता? आदित्य पांडे का सवाल है कि क्या इंदिरा गांधी की हत्या हमारे इंडिया की सिक्योरिटी पे सवाल नहीं खड़ा करता? बिल्कुल नहीं आदित्य साहब, मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूँ कि जिन लोगों के ऊपर हिफाजत की जिम्मेदारी थी, अगर वही जान ले लें तो फिर आप किस पे बिलीव करेंगे, आप किस पे यकीन करेंगे? क्योंकि जिसे मैंने बचाने के लिए रखा है अगर वही मेरा कातिल बन जाए तो इसमें हिंदुस्तान की सिक्योरिटी पे सवाल नहीं उठता, इसमें सवाल उठता है भरोसे पर कि
किस पे भरोसा किया जाए और किस पे नहीं किया जाए। सर गीगा बुक ने पेड क्वेश्चन लेके पूछा कि सर आप राजीव दीक्षित की बड़ी स्टोरी कब सुना रहे हैं? गीगा बुक साहब ने पूछा राजीव दीक्षित की, मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। असल में राजीव दीक्षित की कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें निकाल रहा हूँ, इसी वजह से लेट हो रहा, वरना मुझे इतना अब तक सुना चुका होता। बट मैं राजीव दीक्षित की जब कहानी आपके सामने लेकर आऊँ तो मैं तैयारी से आऊँ, और कुछ सवाल मेरे अंदर खुद ही है जिसके जवाब के लिए मैंने कई रिपोर्टर्स को लगा रखे हैं। तो जैसी ही वो सारी जानकारी आ जाती है मेरे पास, कुछ सवाल है मेरे मन में भी, उसके जवाब मिल जाए, मैं आपके सामने आऊँगा उस कहानी को लेकर। सर कई लोग पूछे रॉ की जो सजेशंस होते हैं गवर्नमेंट उसे सीरियसली क्यों नहीं लेती है? कई के सवाल हैं रॉ के सजेशन को गवर्नमेंट सीरियसली क्यों नहीं लेती। हाँ, इस मामले में ये सवाल जेन्युइन है कि अगर रॉ ने ये कहा है कि आप को थ्रेट है, आपकी जान को खतरा है और आप सिख गार्ड्स को हटा लें, ये ठीक है, उन्होंने अपना प्रोफेशनल जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। लेकिन यहाँ पे सीरियसली का अगर मैं इंदिरा गांधी को की जगह अपने आप को रखूँ तो मुझे लगता है कि शायद जो इंदिरा गांधी ने किया था अब वही मैं भी करता, क्योंकि एक होती है रिपोर्ट और एक होता है रिश्ता और भरोसा। 10 साल से एक शख्स जो साथ में साए की तरह है, जो आपके साथ विदेशी टूर पे भी है, जिसको आपकी फैमिली भी की जिम्मेदारी उसके ऊपर है और वो भी देख रहा है, तो ऐसे शख्स को अचानक हटाना है कि सिर्फ ये हो चुका और ये भी कर सकता है ऐसा, तो वहाँ पे एक भरोसे की बात थी। और इंदिरा गांधी ने शायद वही किया जो एक किसी भी इंसान को करना चाहिए था, कि उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस पे भरोसा है और इस भरोसे को मैं टूटने नहीं दूंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट कुछ और कहती है बट जो सरकार है वो कुछ और करती है। सर कई वो सवाल है कि जो जनरल थे उनका क्या हुआ, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के जो हेड कर रहे थे? ऑपरेशन ब्लू स्टार से रिलेटेड मैंने कहा जितनी भी होगी उसकी सारी कहानी एक साथ सुनाऊंगा, उन जनरल के बारे में भी, बाकी चीज़ों के बारे में भी। वो पूरी कहानी एक किस्सा है, इसलिए आप उसको उसी हिसाब से लीजिएगा। सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर भी आप जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर भी मैं आपको जल्दी कहानी सुनाऊंगा, और इसके अलावा भी और भी हैं कुछ। सर समीर बहना जी पूछ रहे थे आपको सिल्वर बटन मिल चुका है तो आपने दिखाया नहीं है। समीर बोहरा साहब कह रहे हैं सिल्वर बटन मिल चुका है। ये बटन आप ही लोगों का है जो भी यूट्यूब की तरफ से मिलता है। मैं कोशिश करूंगा, असल में उस बटन को दिखाने का हकदार मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरी टीम है और आप लोग हैं, तो मैं ये दीपा, कासिम, वर्णिका, इन तमाम लोगों से कहूँगा कि वो उसको अच्छे से दिखाएं आप लोगों को, और आपका प्यार है ये। तो आपने जवाब दिया उसमें कि राजीव गांधी की समय भी ऐसा ही था कि एजेंसी को पहले ही हिदायत मिल चुकी थी, फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई। आदित्य पांडे साहब का एक सवाल है, वो बहुत यहाँ पे जेन्युइन भी लग रहा है मुझे, कि राजीव गांधी मामले में भी ऐसे ही हुआ था कि उनको कहा गया था कि आप सुरक्षा घेरा ना तोड़ें, ऐसा ना करें, लेकिन जब वहाँ पे वो धनुष और वो जो राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी तो वो घेरा तोड़कर और माला पहनाने के कैसे नज़दीक करीब आ गई, जबकि एसपीजी का घेरा था। तो यहाँ पे भी राजीव गांधी उस वक्त कहते हैं कि सुरक्षा घेरा को तोड़ के निकल जाया कर। आज भी हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं, जबकि उनको कहा जाता है कि आप घेरा ना तोड़ें, इस लकीर को ना लांघें। लेकिन वही है कि देखिए राजनीति में क्या होता है कि आपको जनता और आपके जो वोटर हैं, आप उनसे दूरी बना कर नहीं रह सकते, तो मजबूरी होती है नेताओं की, वो पास जाते भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा जान जोखिम में भी पड़ जाता है, जो राजीव गांधी के साथ भी हुआ। सर दिल्ली में पीएम हाउस और राष्ट्रपति हाउस एयरपोर्ट के बहुत सामने है, तो कल को अगर प्लेन हाईजैक होता है तो ऐसी कौन सी गुंजाइश है वहाँ पे हमला ना हो पाए? एक सवाल ये है कि दिल्ली में पीएम हाउस और प्रेसिडेंट हाउस एयरपोर्ट के काफ़ी आसपास है, तो कल को हमला होता है या हाईजैक मतलब खतरा, तो मैं यहाँ आपको एक जानकारी दे दूँ कि जो पीएम हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, पार्लियामेंट है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जहाँ सारी मिनिस्ट्री के दफ्तर हैं, ये सारे नो फ्लाइंग जोन है। मतलब इन जगहों के ऊपर से प्लेन नहीं उड़ सकता, प्लेन का रूट अलग है। जो एटीसी में आपको बताता हूँ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हिसाब से प्लेन का रूट होता है, तो ये नो फ्लाइंग जोन है। आपने कभी पार्लियामेंट के ऊपर से प्लेन उड़ते हुए अगर आप दिल्ली में भी रहते हैं तो नहीं देखा होगा आपने। और बाकी फिर वही वाली बात आ जाती है कि सुरक्षा, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हैं, जब कुछ चीज़ें होती हैं होने को तो हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आदमी अपनी तरफ से और सरकार के तमाम जो लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए हर वक्त लोग लगे रहते हैं। सर धीरेन्द्र नागर जी बोल रहे हैं कि सर जब आप कहानी सुनाते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि हम वहीं खड़े हुए हैं उस जगह पे। धीरेन्द्र नागर जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने सुनाने के तरीके की तारीफ़ की। ये मैं मतलब अब ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने कहा, मेल पे भी पढ़ता हूँ, आज भी एक रिप्लाई कर, मुझे खुद ही ये जानना है, समझना है कि वाकई क्या ऐसा होता है कि मैं जब कहानी सुनाता हूँ तो ऐसा लगता है कि तस्वीरें सामने दिखाई दे रही हैं या विजुअलाइज हो कर रहे हैं, पूरा विजुअल चल रहा हो। एक बार मैं इसको भी समझने की कोशिश करूँगा। सर राधा ऋषि रॉय जी बोल रहे हैं सर आपकी आवाज़ आज तक के अमिताभ बच्चन जैसे, आप आज तक के अमिताभ बच्चन है।
राजा रवि साहब शुक्रिया, इन्होंने आवाज़ की तारीफ़ की और अच्छा किया इन्होंने। उससे मुझे याद आ गया है, हम कहाँ अमिताभ बच्चन साहब, 1 से 10 तक मैं मानता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन है और बचपन से उनकी फिल्में देखता आया हूँ। कल, हालांकि मैं ये नहीं कल कहानी सुनाऊंगा आपको, पिछली बार कुछ मजबूरी थी। कल और परसों 2 दिन रात 9 बजे मैं कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में आपको दिखाई दूंगा। और बल्कि इस बार एक कहानी इंटरेस्टिंग भी है। अमिताभ बच्चन बहुत सारे सवाल पूछते हैं लोगों से, तो इस बार मैंने कहा कि मेरी एक तमन्ना है कि मैं आपसे केबीसी का ही एक सवाल पूछूं। तो हालांकि उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन सवाल मैंने पूछा था। दूसरा एक मेरी फरमाइश थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन की इतनी फिल्में देख चुका हूँ, लेकिन अग्निपथ में जो उन्होंने काम किया था और जिस तरीके से उनके बोलने का स्टाइल था या बैठने का, बात करने का, वो मुझे सबसे डिफरेंट लगता था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, ये फ्राइडे के एपिसोड में आएगा, कि आप अग्निपथ के विजय दीनानाथ चौहान की तरह अगर एक केबीसी का सवाल पूछें। तो उन्होंने कंटेस्टेंट से तो नहीं पूछा, चूँकि एज एन एक्सपर्ट बैठा हुआ था। तो जब मेरी बारी आई जवाब देने की, तब उन्होंने बोला कि अब आपकी बारी आए, आपके सामने ये सवाल है, आप जवाब दीजिए। तो मैंने कहा आपने वादा किया था, तो अब आप केबीसी स्टाइल जो मैं पूछेंगे विजय दीनानाथ चौहान की आवाज़ में अग्निपथ की तरह, तो ही जवाब दूंगा। उनका बड़प्पन, उनका प्यार था कि फिर उन्होंने विजय दीनानाथ चौहान के स्टाइल में सवाल पूछा और मैंने कोशिश की कि मैं भी उसी स्टाइल में जवाब दूं। तो कल और परसों आप केबीसी में भी देख सकते हैं। और लेकिन कहानी मैं सुनाने आपको आऊँगा। सर DC24 न्यूज़ बहुत जैसे सवाल पूछ रहे हैं। सर मैं तौसीफ खान, मैं इंदिरा जी के बारे में हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन हमें आज तक ये नहीं समझ में आया कि जब इंदिरा गांधी की बॉडीगार्ड ने गोली चलाई, तो इंदिरा जी के साथ जो 4 लोग थे वो कैसे बच गए? तौसीफ खान का ये सवाल है कि इंदिरा गांधी पे जब गोली चली तो उनके साथ जो लोग थे वो कैसे बच गए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंदिरा गांधी सबसे आगे चल रही थी, उनसे करीब 1 से 2 कदम पीछे आर के धवन थे और उसके बाद ITBP के। यहाँ पे एक चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत होगी कि इंदिरा गांधी अपने घर से अपने दफ्तर के बीच में जा रही हैं, किसी पब्लिक प्लेस या बाहर में नहीं है। तो घर में और बाहर में सिक्योरिटी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वहाँ पर आपको सब घेरे रहते हैं, उसके बाद कारवां चलता है। यहाँ घर जैसी बात थी, तो रूटीन था कि पीछे पीछे वो आराम से चल रहे हैं, घर के अंदर कोई बाहरी आदमी है नहीं, जो भी हैं सारे गार्ड वाले ही हैं। तो और वो सबसे आगे इंदिरा गांधी थी। तो जो पहली बार बेअंत सिंह ने गोली चलाई, उसने .38 बोर से, तो वो इंदिरा गांधी एकदम सामने थी, उसने यूँ फायर किया। अच्छा, 3 गोली चलाने में आप मान के चलिए कि 2 से 3 सेकंड, इंदिरा गांधी गिरती हैं। अगले 1-2 सेकंड में दूसरा खड़ा हुआ था सतवंत सिंह, स्टेन गन उसके हाथ में ही, उसको कुछ निकालने लाने की ज़रूरत तो थी नहीं। इंदिरा गांधी जैसे ही नीचे गिरी घास पे, उसने स्टेन गन को घुमाया और उसने बस्ट मारा और सीधे मैगजीन खाली हो गई। तो इन सारी चीज़ों में 3 से 5 सेकंड, तब तक वो लोग जो समझें या कुछ करें, ये दोनों हाथ उठाकर खड़े हो गए, दोनों को पकड़ लिया। तो एक तो गोली बाकी को तब लगती है जब कोई अंधाधुंध फायर कर रहा है। पहली जब गोली चली 3, तो वो इंदिरा गांधी सामने, उसने पिस्टल लगा के किया। दूसरी गोली जब इंदिरा गांधी ज़मीन पे गिरी तो स्टेन गन का जो मुंह है वो नीचे की तरफ है, तो बाकी किसी और को गोली लगने की वहाँ पे गुंजाइश नहीं बचती थी। तो ये सवाल कई बार उठा, लेकिन उसकी असली अगर आप उसको इस सीन ऑफ क्राइम को देखेंगे तो एक गोली सीधे एकदम करीब से, दूसरा नीचे की तरफ, तो दाएं और बाएं तो वैसे भी कोई नहीं था, पीछे ही की तरफ थे, तो पीछे वाले को गोली लगी नहीं। तो ये है पूरा मामला। सर डॉक्टर अरुण मिश्रा जी बोल रहे हैं कि मेरी मेमोरी रिफ्रेश हो गई है। मैं बहुत दिनों के बाद आपका शो देख रहा हूँ। इसके पहले मैं वारदात देखा करता था, लेकिन आज मैं आया हूँ तो आज से आपके सारे शो देखूंगा। डॉक्टर अरुण मिश्रा साहब नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और आप देखें, मुझे खुशी होगी, और वारदात भी, लेकिन आप देखते रहें, आप पहले से वारदात देख रहे हैं। फिर से शो टीज कर दीजिएगा रात की 11 बजे। तो आज ये पूरी आपको तो कहानी सुना दी, लेकिन मैंने बताया था कि आपको ये 3 पार्ट्स में है, एक ऑपरेशन ब्लू स्टार, एक इंदिरा गांधी का कत्ल और तीसरा कत्ल के बाद दंगा। तो इंदिरा गांधी के कत्ल की कहानी आपको सुना दी। इसके बाद जो अगले 4 दिन तक दिल्ली में क्या हुआ, 31 अक्टूबर की शाम से लेकर 3 नवंबर तक, वो आपसे आप करीब 1-1.25 घंटे के बाद वारदात में आप देख सकते हैं। और जो लोगों ने एक ने सवाल ही पूछा कि क्या मैं उन सिख से मिला, उनसे बातचीत की, वो सारी बातचीत भी उसमें आपको दिखेगी। तो 11 बजे आप ज़रूर देखिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी और कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए और इसी तरह से क्राइम तक को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।